गरीब ससुराल में आया गैस चूल्हा। काकी, पूजा कहाँ है? वो तो अंदर खाना बना रही है, जा वहीं जाकर मिल ले। ठीक है काकी। अरे आशा, तुम यहाँ? पूजा, ये तुम क्या कर रही हो? तुम चूल्हे पर खाना क्यों बना रही हो? तो किस पर खाना बनाऊं आशा? तुम तो जानती हो ना, हमारे घर पर गैस नहीं है, इसलिए हम इस चूल्हे पर ही खाना बनाते हैं। देखो कैसे चारों तरफ धुआं धुआं हो गया है और तुम्हें खांसी भी हो रही है। मैं तो कभी भी चूल्हे पर खाना नहीं बना सकती। अच्छा हुआ मेरे बापू ने घर पर गैस ला रखी है, वरना मैं तो चूल्हे पर खाना बना बना कर ही मर जाती। लेकिन आशा, तुम्हें चूल्हे पर भी खाना बनाने की आदत होनी चाहिए, वरना अगर तुम्हारे ससुराल में गैस नहीं हुई तो तुम खाना कैसे बनाओगी? मैं तो शादी ही ऐसे घर में करूंगी जिस घर में गैस होगी। आशा गांव की रहने वाली थी। गांव में हर किसी के घर पर खाना बनाने के लिए चूल्हा ही था, लेकिन आशा के पिताजी ने आशा को गैस दे रखी थी, जिसके चलते आशा को सिर्फ गैस पर खाना बनाने की आदत थी और आशा यही चाहती थी कि उसके ससुराल में भी गैस हो। अरे आशा, तू आ गई? चल अब जल्दी से खाना बना ले, तेरे बापूजी कब से खाने का इंतजार कर रहे हैं। मैं अभी जल्दी से खाना बनाकर लाती हूँ। तू किचन की तरफ क्यों जा रही है? गैस तो किचन में है ना, तो खाना भी मैं किचन में ही बनाऊंगी। ओफो, मैं तुझे बताना ही भूल गई, गैस तो आज सुबह ही खत्म हो गई थी, तो तू आंगन में जाकर चूल्हे पर खाना बना ले। माँ, आप पागल तो नहीं हो गई हो? मैं चूल्हे पर खाना कैसे बनाऊंगी? मुझे चूल्हे पर खाना बनाना नहीं आता है। तो सीख लेना, अगर तेरे ससुराल में गैस नहीं हुई तो तू खाना कैसे बनाएगी? कहाँ है ना माँ, मैं ऐसे ही घर में शादी करूंगी जिस घर में गैस होगी, वरना मैं शादी नहीं करूंगी। आशा की इसी जिद से आशा कभी भी चूल्हे पर खाना बनाना नहीं सीखती है और ऐसे ही समय बीतता है और कुछ महीनों में आशा की शादी एक अजय नाम के लड़के से हो जाती है। शादी के बाद अगले दिन जब आशा अपनी पहली रसोई के लिए जाती है तो, माँ जी, गैस कहाँ पर है? मैं अपनी पहली रसोई का खाना कहाँ बनाऊं? हमारे घर पर कोई गैस वैस नहीं है, हम तो खाना चूल्हे पर बनाते हैं। वो देख, आंगन में मिट्टी का चूल्हा बना रखा है, तुझे इस पर ही अपनी पहली रसोई का खाना बनाना है। क्या? चूल्हे पर? माँ जी, आप क्या कह रही हैं? मैं चूल्हे पर खाना कैसे बना सकती हूँ? मैंने तो आज तक चूल्हे को छुआ भी नहीं है। मेरे मायके में तो गैस थी और मैं गैस पर ही खाना बनाती थी। मुझे गैस पर ही खाना बनाने की आदत है। आप अजय जी को कहकर गैस वाला चूल्हा मंगवा दीजिए, मैं इस पर ही अपनी पहली रसोई का खाना बनाऊंगी। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम लोग गैस मंगवा सकें, और वैसे भी गांव में हर किसी के घर में चूल्हे पर ही खाना बनता है, इसलिए तुझे भी चूल्हे पर ही खाना बनाना होगा। इतना कहकर सरला वहां से चली जाती है और बेचारी आशा अपनी सास को देखती रह जाती है। आशा के पास अब चूल्हे पर खाना बनाने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, इसलिए आशा चूल्हे पर खाना बनाने के लिए बैठ जाती है। आशा को चूल्हे पर खाना बनाने की बिल्कुल भी आदत नहीं होती, जिसके चलते आशा कई बार चूल्हे से अपना हाथ जला लेती है। मेरा पूरा हाथ जल गया, लेकिन ये रोटी अभी तक नहीं बनी। अगर ऐसे ही रहा तो मैं इस पर खाना कैसे बनाऊंगी? ये क्या भाभी, आपका हाथ तो जल गया है और आप फिर भी खाना बना रही हो? इसके अलावा और मैं कर भी क्या सकती हूँ? मुझे चूल्हे पर खाना बनाने की बिल्कुल भी आदत नहीं है, लेकिन अब तो मुझे चूल्हे पर ही खाना बनाना होगा। भाभी, मैं समझ सकती हूँ, जब मैंने चूल्हे पर खाना बनाना शुरू किया था तो मेरी हालत भी आप जैसी ही थी। मेरे भी कई बार हाथ पैर जले हैं, लेकिन मैं समय के साथ सीख गई। मैं समझ सकती हूँ, अभी आपको बहुत परेशानी हो रही होगी ना। पैसे ना होने की वजह से माँ गैस नहीं मंगवा सकती हैं, वरना वो आपको गैस जरूर मंगवा कर दे देती। आशा जैसे तैसे करके उस चूल्हे पर खाना बनाती है और ले जाकर अपने ससुराल वालों को दे देती है। ये रोटियां कैसी काली जली बनाई है बहू, तुझे रोटी बनाना नहीं आता क्या? मैंने पहले ही कहा था कि मुझे चूल्हे पर खाना बनाना नहीं आता है, इसलिए सारी रोटियां जल गईं। आशा, तुम फिक्र मत करो, 4 महीने बाद दिवाली है और दिवाली पर मुझे बोनस मिलेगा, तो उस बोनस के पैसों से मैं तुम्हारे लिए जरूर गैस ले आऊंगा। तुम जब तक चूल्हे पर ही खाना बना लो। जब तक दिवाली आएगी और ये मेरे लिए गैस लेकर आएंगे, तब तक तो मैं इस चूल्हे पर खाना बना बना कर जल जाऊंगी। आशा जब भी चूल्हे पर कुछ भी बनाने के लिए जाती तो अक्सर उसका हाथ या पैर जल जाया करता।
लेकिन आशा जानती थी कि पैसे ना होने के कारण उसके ससुराल वाले चूल्हा नहीं ला सकते, इसलिए आशा उनसे कुछ नहीं कहती। ऐसे ही समय बीतता रहता है और एक दिन आशा चूल्हे पर पानी गर्म कर रही होती है, लेकिन आशा जैसे ही उस चूल्हे पर से पानी का पतीला उठाती है तो चूल्हे की आग उसके हाथ पर लग जाती है, जिससे गर्म पानी का पतीला छूटकर आशा के पैरों पर गिर जाता है, जिससे आशा का पैर जल जाता है। बहू मुझे माफ कर दे, हमारी वजह से तुझे इतनी तकलीफ सहनी पड़ रही है, लेकिन तू तो सब जानती है ना। आप माफी मत मांगिए माँ जी, इसमें आपकी क्या गलती है। नहीं बहू, सब हमारी ही गलती है। मैं एक काम करती हूँ, मेरे पास एक सोने का हार रखा हुआ है, मैं उसे गिरवी रखकर तेरे लिए गैस वाला चूल्हा ले आती हूँ, फिर तू आराम से उस पर खाना बनाइयो। माँ जी, आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास एक तरकीब है। क्यों ना मैं भी बाहर काम करना शुरू कर दूं, जिससे घर में 2 पैसे भी आ जाएंगे और थोड़ी बहुत बचत भी हो जाएगी, और उन पैसों से ही मैं गैस चूल्हा भी ले लूंगी। आशा की तरकीब सुनकर सरला बहुत खुश होती है, जिसके बाद आशा कुछ ही दिनों में अपने गांव के सेठ के यहाँ घर की साफ सफाई का काम ढूंढ लेती है, और उससे जो भी पैसे मिलते वो उन पैसों की बचत करती और अपने पति के कमाए गए पैसों से वो घर का खर्च चलाती, और 2 महीनों की पैसों की बचत से वो आखिरकार अपने और अपने ससुराल वालों के लिए गैस ले आती है। जिसके बाद आशा और उसका ससुराल मिलकर गैस की पूजा करता है और उस पर तिलक लगाता है। बहू तू तो सच में बहुत अच्छा खाना बनाती है। मुझे तो लगता था कि तुझे सच में खाना बनाना नहीं आता है और चूल्हे का नाम लेकर तू अपने आप को बचा रही है, लेकिन तेरे हाथ का खाना खाकर तो मजा ही आ गया। हाँ बहू, सच में तेरे हाथों में तो जादू है। आशा को अपनी इतनी तारीफ होता देख बहुत खुशी मिलती है, और जब आशा गैस पर खुशी खुशी खाना बनाकर अपने ससुराल वालों को खिलाती है तो ऐसे ही दिन गुजरते हैं। भाभी, मैं सोच रही थी क्यों ना हम अपना कोई काम शुरू कर दें। आप इतना अच्छा खाना बनाती हो, हम अपना एक खाने का ठेला लगा लेंगे और उस पर बहुत सारी चीजें बनाकर बेचेंगे। मुझे यकीन है कि लोगों को आपके हाथ का खाना बहुत पसंद आएगा, और उससे जो भी पैसे मिलेंगे उन पैसों से हम सब अपने लिए एक नया घर खरीदेंगे। नीतू, तुमने तरकीब तो बहुत अच्छी बताई है, हम कल से ही अपना काम शुरू कर देंगे। अगले दिन होते ही आशा और नीतू अपने खाने का ठेला लेकर निकल जाती हैं, और आशा अपने लाए हुए गैस पर ही खाने की बहुत सारी चीजें बनाती है और नीतू उसे बेचती है। आशा के हाथ का खाना सभी कस्टमर्स को बहुत पसंद आता है, जिससे अब दिन पर दिन आशा और नीतू की बिक्री बढ़ती जाती है, और वो इन पैसों से सिर्फ कुछ ही महीनों में अपने लिए एक बहुत बड़ा और अच्छा सा घर खरीद लेते हैं, और बचे हुए पैसों से अजय भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद अब सारा परिवार खुशी खुशी रहता है। माँ जी, आज मैंने और अर्पिता दीदी ने सारा खाना आपके मनपसंद का बनाया है, छोले, पूरी, मलाई कोफ्ते, गुलाब जामुन। ठीक है, अब ज्यादा मक्खन मत लगाओ, खाना परोस दिया ना, अब दोनों अपना काला चेहरा लेकर कोने में खड़ी हो जाओ। नताशा, जरा देख कर आ तो अंजलि बहू कहाँ रह गई। तभी अचानक अंजलि लड़खड़ाते हुए आती है। माँ, ये अंजलि भाभी को आज क्या हो गया है? देखो ना कैसे चल रही है, जैसे नशे में टुन्न हो। तभी अंजलि चेयर पर आकर बैठकर अर्पिता और काजल को ऑर्डर देती है। हे यू, डिम डिम लाइट, हाँ तुम दोनों से ही बोल रही हूँ मैं, जाओ जाकर मेरे लिए एक बढ़िया सी चाय बनाओ। अर्पिता चाय बनाकर अंजलि को पीने को देती है। चाय की एक घूंट पीते ही अंजलि खून की उल्टियां करने लगती है। ये देखकर सभी के चेहरे डर से भर जाते हैं। अंजलि बहू तो ठीक तो है, क्यों री मेरी काली कलूटी बहू, सच सच बता, क्या मिला रखा था तूने इस चाय में? अगर मेरी अंजलि बहू को कुछ भी हुआ ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। माँ जी, मैं भगवान की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने इस चाय में कुछ नहीं मिलाया। सभी अंजलि को लेकर अस्पताल आते हैं, जहां डॉक्टर उसका चेकअप करके कुछ ऐसा बताते हैं जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। क्या हुआ डॉक्टर, मेरी बहू ठीक तो है? जी नहीं, आपकी बहू की हालत बहुत नाजुक है। दिन रात शराब पीने की वजह से उनकी दोनों किडनियां डैमेज हो गई हैं। डॉक्टर साहब, आप होश में तो हैं? आपको अंदाजा भी नहीं है कि आप क्या बोल रहे हैं। मेरी बहू अच्छे खानदान से है, उसमें कोई नशा नहीं। देखिए, ये सच है और वक्त बहुत कम है। जल्दी से जल्दी हमें इनका ऑपरेशन करना होगा।
आप सभी तय कर लीजिए कि आप में से कौन इनका डोनर बनेगा और कौन इन्हें किडनी देगा। आखिर इस उलझी हुई गीता का सच क्या है? क्या वाकई अर्पिता अंजलि की सुंदरता से जलती थी या फिर बात कुछ और है? ये जानने के लिए हमें कहानी के पिछले भाग को देखना होगा। अंजलि दीदी, बताओ ना मैं कैसी लग रही हूँ? एकदम बकवास। काजल, एक तो पहले ही तुम इतनी काली हो, ऊपर से तुमने ये डार्क रेड लहंगा पहन लिया, एकदम खूनी चुड़ैल लग रही हो। अंजलि और काजल सगी बहनें हैं। अंजलि बहुत ही सुंदर और गोरी है, जिसका उसे बहुत घमंड है, इसलिए दोनों बहनों में खास बनती नहीं है। इसके बाद अंजलि, काजल और अर्पिता की शादी सुमित्रा के बेटों शुभम, अनूप और कबीर से हो जाती है। काजल की ही तरह अर्पिता भी काली होती है, जो कि बहुत गरीब घर से आई हुई होती है। अंजलि के ससुराल वालों का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अंजलि पर था, क्योंकि वो गोरी और सुंदर थी। वाह अंजलि भाभी, आप बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू सो मच मेरी प्यारी ननद। आओ मेरी गोरी बहू, ससुराल में तुम्हारा स्वागत है। इसके बाद सुषमा अपनी काली बहुओं का गृह प्रवेश किए बिना ही अपनी गोरी बहू के आगे आगे गुलाब के फूल बिछाते हुए उसे कमरे में छोड़कर आती। कुछ देर बाद, कितनी देर हो गई है, माँ जी ने हमारा गृह प्रवेश नहीं किया? क्योंकि हम काले हैं और काले लोगों का स्वागत नहीं होता, उन्हें बस बातें सुनाई जाती हैं। ये कहते कहते काजल के मन में दबा दर्द आंसू बनकर बहने लगता है। तभी अर्पिता उसका गृह प्रवेश कराती है। अंदर आओ मेरी प्यारी बहन। इतने में सुषमा वहां आकर अपनी काली बहुओं को काम थमाते हुए कहती है, क्या बात है, मेरे बिना ही तुम दोनों ने अपना अपना गृह प्रवेश कर लिया। अब जल्दी से सारा घर समेट दो और आंगन में हलवाइयों ने मिठाई बनाकर गंदे बर्तन रख छोड़े होंगे, उसे भी मांज देना। जी माँ जी। शादी की थकी हारी हुई बेचारी दोनों काली बहुएं ससुराल में कदम रखते ही नौकरों की तरह काम करने लगती हैं और साफ सफाई करने के बाद दोनों बड़ी बड़ी हांडी बर्तन मांजती हैं। इस बीच आधी रात बीत जाती है। वहीं अंजलि मजे से अपनी सुहाग रात पर अपने पति से पैर दबवाती है। यार अंजलि, ये तुम हमारी सुहाग रात पर मुझसे पैर क्यों दबा रही हो? सारे के सारे रोमांस की माँ बहन कर दी। क्या कहा तुमने शुभम? ये तुम्हारा गुड लक है जो तुम्हें मुझ जैसी गोरी और सुंदर बीवी मिली है, तो थोड़े नखरे तो उठाने पड़ेंगे। अगली सुबह फिर सुषमा अपनी काली बहुओं को काम पर लगा देती है। अर्पिता, काजल, कहाँ हो दोनों? जी माँ जी। आज तुम दोनों का ससुराल में पहला दिन है, तो तुम्हारी ननद को छोले भटूरे खाने हैं और मेरे लिए मिस्सी रोटी और मिक्स वेज बना देना और मीठे में गाजर का हलवा बनाना। मम्मी जी, मुझे भी बता दीजिए मुझे क्या बनाना है। अरे मेरी चांद सी बहू, तुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मेरी ये काली बहुएं हैं ना, फ्री फंड की नौकरानी, वैसे भी मैं नहीं चाहती कि तू अपने गोरे सुंदर हाथों से बर्तन घिसे और तेरी मेहंदी छूट जाए। अपने साथ हो रहे इस फर्क को देखकर दोनों काली बहुओं की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अर्पिता दीदी, क्या काला होना पाप है? हमारे ससुराल में हमारे साथ ऐसा फर्क क्यों हो रहा है? ये तो मैं भी नहीं जानती काजल, शायद यही हमारी किस्मत है। ऐसे ही वक्त बीतता है। एक दिन अंजलि की सास और ननद उसे शॉपिंग कराने साथ लेकर जाती हैं। अंजलि भाभी, जल्दी से रेडी हो जाइए, मैं, मम्मी और आप शॉपिंग के लिए चल रहे हैं। ये सुनकर काली बहुएं भी उम्मीद से कहती हैं, ननद जी, क्या हम भी आपके साथ चले? जब से शादी हुई है हम कहीं नहीं गए। और ना ही कहीं जाओगी। तुम दोनों ने हमारे साथ जाने के लिए अपनी शक्ल देखी है? महंगी सी तो शक्ल है तुम्हारी। और वैसे भी तुम दोनों इस घर की नौकरानी हो, जिससे साल में सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े ही दिए जाते हैं। चलो भाभी। अंजलि अपने सुंदर होने का घमंड करती हुई चली जाती है। जहां सुमित्रा अपनी सुंदर गोरी बहू के लिए महंगी से महंगी साड़ियां और गहने खरीदती है और घर आ जाती है। बहुत मजा आया। माँ जी, ननद जी, अंजलि दीदी, आप लोग आ गए? हाँ मेरी प्यारी काली बहन, ये देखो मम्मी जी ने मेरे लिए कितनी महंगी महंगी साड़ियां खरीदी हैं। भाभी, आप हो ही इतनी सुंदर, एकदम हीरोइन जैसी। तभी काजल और अर्पिता उम्मीद लगाकर अपनी सास से कहती हैं, माँ जी, आप हमारे लिए कुछ भी लेकर नहीं आई? अरे लाई हूं ना, मैं तुम दोनों काली बहू के लिए भी तोहफे लाई हूँ।
ये बोलते हुए सुमित्रा अपनी दोनों काली बहू के हाथों में वाइपर और पोछा पकड़ा देती है। ये क्या माँ जी, अंजलि भाभी के लिए आप महंगी साड़ी और गहने लेकर आई हैं, मगर हम दोनों बहुओं के लिए ये पोछा लाई? इस गलतफहमी को अपने मन से निकाल दो। तुम मेरे लिए बस मेरे घर की नौकरानी हो। अगर तुम दोनों भी गोरी होती तो शायद मैं तुम दोनों को भी अपनी गोरी बहू अंजलि की तरह रानी बनाकर रखती। अपनी सास के मुंह से इन कड़वी बातों को सुनकर दोनों काली बहुओं की आंखों में भरे आंसू छलक जाते हैं, जिसे देखकर अंजलि बहुत खुश होती है। मगर एक रात जब अर्पिता और काजल सोने जा रही थीं, तभी अंजलि के कमरे के बाहर से जाते हुए उसे शीशे के आगे एक छोटी सी ड्रेस पहनकर तैयार होता देखती है। आ जाने जा आ मेरा ये हुस्न जवा जवा जवा, ऐश तो मेरी है। लगता है जेठानी जी कहीं जा रही हैं। इसके बाद अंजलि क्लब जाकर डांस करके शराब पीकर टल्ली होकर घर आती है। इनके मुंह से तो शराब का भभका उठ रहा है। अंजलि दीदी, आपने शराब पी है? आपको जरा सी भी शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए? ए, तू क्या कान के नीचे, चल हट, तेरे भाई की गाड़ी आ रही है, बैठ पीछे। ऐसा कहते हुए अंजलि बेहोश हो जाती है। अर्पिता दीदी, हमें ये बात सभी को बता देनी चाहिए। नहीं काजल, माँ जी जेठानी जी पर कितना भरोसा करती हैं, सच जानकर उनका भरोसा टूट जाएगा। दोनों इस बात को छिपा लेती हैं। वहीं अंजलि अक्सर दिन दहाड़े कभी सिगरेट फूंकती तो कभी शराब पीती। क्या अंजलि की जान बच पाएगी? सभी की जांच होने के बाद काजल का बोन मैरो अंजलि से मैच हो जाता है और वह अपनी किडनी उसे दे देती है, जिसके बाद अंजलि को अपनी गलती का एहसास होता है। काजल, मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा अपनी सुंदरता पर घमंड करके तुम दोनों का मजाक बनाती थी, इसलिए आज मेरे साथ ये हुआ। मैं सोचती थी मेरी बहू जितनी गोरी है, सुंदर है बाहर से, उतनी ही मन से भी होगी, मगर तूने मेरा भरोसा तोड़ दिया। काजल बहू, अर्पिता बहू, मुझे माफ कर दो। माँ जी, आप हमसे बड़ी हैं और बड़ों का हाथ माफी मांगते नहीं बल्कि आशीर्वाद देने के लिए होता है। और जेठानी जी, हमें आपसे माफी नहीं, एक वादा चाहिए कि फिर कभी आप शराब या नशा नहीं करोगी, क्योंकि ये आदतें सिर्फ जिंदगी छीनती हैं। आखिर में अंजलि अर्पिता को वादा करती है। अब उसे जिंदगी और रिश्तों का एहसास हो चुका था। वहीं सुमित्रा अपनी दोनों काली बहुओं को अपना लेती है।